स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 है। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ साउंड। तो कि आपने क्लास नाइन्थ में ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ी। तो उन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स साउंड भी थी, जिसके बारे में हमने कहा था कि साउंड इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द अफेक्ट्स, प्रोडक्शंस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड्स। जो आवाज़ जो है इसके बारे में सबसे पहले बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और साउंड जो है, अब अगर हम किसी बॉडी को, किसी आवाज़ को सुन पाते हैं तो एक्चुअली वो ड्यू टू वाइब्रेशंस है। तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन से हमेशा साउंड प्रोड्यूस होती है, और साउंड जो हम सुन पाते हैं वो ड्यू टू मीडियम मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है कि साउंड के गुज़रने के लिए, साउंड के सुनने के लिए, साउंड की प्रोपेगेशन के लिए वी नीड अ मीडियम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, हमने जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में 10th के रिपल टैंक की बात की थी, तो वाइब्रेटर जो है वो वाटर वेव्स तो प्रोड्यूस करता ही था। तो मीडियम इन केस वो लिक्विड था, बट इट कैन ऑल्सो बी अ गैस और सॉलिड। मीडियम किसी भी तरह का हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि साउंड जो है ये वेव्स है जिसको हम सुन सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड वेव्स बेसिकली क्या हैं? तो साउंड वेव्स, जैसे कि आपसे को पिछले चैप्टर में बताया था, वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड वाइब्रेशंस। हमें वाइब्रेट करना होता है मीडियम को। तो वेव्स, जैसे बाकी वेव्स को हमने वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस करवाया, बिल्कुल इस तरह से साउंड भी वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। तो हर वो बॉडी जो वाइब्रेट कर सकती है वो उसमें से साउंड लाजमी प्रोड्यूस होगी। ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ बॉडीज़ द एयर अराउंड them also vibrates and the air vibrations produce sensation of sound in our ear. फॉर एग्ज़ाम्पल जो गिटार है, गिटार जो है इट प्रोड्यूसेस साउंड ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स। जो गिटार में स्ट्रिंग्स होती हैं, आप जब उनको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो तो फिर उसमें से वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो आप जितना ज़्यादा ज़ोर से उन स्ट्रिंग्स को प्लग करोगे, डिस्टर्ब करोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उतनी ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे गले में जो हमारी जो अपनी आवाज़ है, आवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम दी वाइब्रेशंस ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। ह्यूमन हार्ट बीट है, ये भी मुसलसल वाइब्रेट कर रहा है। और अदर हमारे जो ऑर्गन्स हैं लाइक लंग्स, दे ऑल्सो कंटिन्यूसली वाइब्रेट्स, और इनसे भी वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है जिसे हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुन सकते हैं उस आवाज़ को क्लियरली। डॉक्टर्स रात इसी स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुना करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जैसे हमने कहा कि साउंड लाइक अदर वेव्स, इसको भी वाइब्रेट करना पड़ेगा, ये भी वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले इसमें हम एक टर्म इस्तेमाल करने लगे, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिंग फोक। तो ये एक्टिविटी याद भी करेंगे। स्कूल लेबॉर्ट्रीज़ में वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फोक। यस, ट्यूनिंग फोक आपके सामने बना भी हुआ। इट इज़ यू शेप्ड मटेरियल, और ये एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है इन लैब में। तो अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर साउंड इन लेबॉर्ट्री इज़ कॉल्ड ट्यूनिंग फोक। अब अगर हम इस ट्यूनिंग फोक पर कोई रबड़ हैमर मारें, रबड़ हैमर स्ट्राइक करें, तो ये ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब ये शायद हमें बहुत तेज़ से वाइब्रेट होता है, आप इसकी वाइब्रेशन को सुन सकते हो। अगर आप इसको अपने कान के पास ले जाएं, बहुत तेज़ से वाइब्रेट करेगा ये। वी कैन ऑल्सो फील द वाइब्रेशंस बाय स्लाइटली टचिंग वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक विद प्लास्टिक बॉल। अगर हम प्लास्टिक बॉल इसके साथ अटैच कर दें, जैसे कि अगर आप अगली डायग्राम में देखें, तो प्लास्टिक बॉल जैसे ही आप
उस ट्यूनिंग वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक के पास रखेंगे तो ये प्लास्टिक बॉल पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से प्लास्टिक बॉल दूसरी तरफ मूव कर जाएगी। तो यस, यहाँ उसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को अगर आप पानी में डाल दें, तो पानी में डालेंगे तो आप नोट करेंगे कि वो पानी में स्प्लैशेस प्रोड्यूस करेगा। वो जो स्प्लैशेस हैं डेफिनेटली उससे भी वो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो मेन जो कंक्लूजन हमारा निकला वो ये कि जो साउंड है वो हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी से ही प्रोड्यूस होती है, जिसमें हमने एक बेहतर एग्जांपल पढ़ी है, वो है ट्यूनिंग फोक की मदद से आपने सबसे पहले ट्यूनिंग फोक को विद द हेल्प ऑफ रबड़ हैमर वाइब्रेट करवाया और फिर उसको चेक करने के लिए अपने कान के पास लेके आपको आवाज़ सुनाई दी। प्लास्टिक बॉल उसके करीब लेके आए, सस्पेंडेड प्लास्टिक बॉल, तो सस्पेंडेड प्लास्टिक बॉल पर ट्यूनिंग फोक ने फोर्स एक्सर्ट की, उसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस हुई। फिर हमने उसी ट्यूनिंग फोक को पानी में रखा तो आप नोट किया, ग्लास ऑफ वाटर में रखा तो उसने नोट किया कि वो स्प्लैशेस प्रोड्यूस हुए, तो उससे भी आवाज़ प्रोड्यूस हुई। तो कंक्लूजन हमारा ये निकला कि आवाज़ जो है, साउंड जो है, वो हमेशा तभी प्रोड्यूस होगी जब कोई बॉडी वाइब्रेटिंग होगी। तो साउंड इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। आवर नेक्स्ट एक्टिविटी एंड इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन along with long question is साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। जैसे कि आपको अभी बताया कि साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए, साउंड के प्रोपिगेशन के लिए, गुजरने के लिए लाजमी मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड एक जगह से दूसरी का ट्रैवल नहीं कर सकती। तो जैसे लाइट वेव्स हैं, मिसाल दें, अनलाइक लाइट वेव्स which are electromagnetic in nature and can also pass through the vacuum, sound waves require some medium for their propagation. They cannot be this can be approved by bell jar apparatus. The bell jar is placed on the platform of vacuum pump. well, इसमें बताने का मकसद यही है इस पैराग्राफ में कि लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनके गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। पर चूँकि साउंड वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो कि हमने पढ़ी थी, ये मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं। तो मैकेनिकल वेव्स में भी हमने इनको कंप्रेशनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा हुआ है। इनके गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत लाजमी होती है। ये याद रखिएगा, कभी भी साउंड वेव्स जो हैं ये वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती क्योंकि वैक्यूम में मीडियम नहीं होता। तो बेल जार ऑपरेटर्स आपके सामने बना हुआ है, इसमें एक वैक्यूम पंप है। इस वैक्यूम पंप के ज़रिए हवा को इस बेल जार के अंदर पंप इन भी किया जा सकता है, पंप आउट भी किया जा सकता है। इसके अंदर एक बेल लगी हुई है जिसको पावर सप्लाई दी हुई है, इलेक्ट्रिक बेल है बेसिकली। तो जब हम इसमें इस वैक्यूम पंप के ज़रिए एयर को पंप इन करेंगे तो डेफिनेटली एयर एक मीडियम है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो जब आप पावर सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिक बेल जो है ये वाइब्रेट करेगी, इट विल प्रोड्यूस साउंड बिकॉज जार के अंदर एयर है, मीडियम है, जिसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देगी। अगर हम इस वैक्यूम पंप के ज़रिए वही सारी की सारी एयर को जो हमने पंप इन की है उसको पंप आउट कर दें एक दफ़ा, फिर हम सब पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिक बेल को ऑन करते हैं, तो बेल तो बज रही होगी पर आपके बार आवाज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी, हमें सुनाई नहीं दी होगी। आवाज़ ज़रूर प्रोड्यूस हो रही हुई है पर सुनाई नहीं दे रही। सुनाई इसलिए नहीं दे रही, तो सुनाई इसलिए वो नहीं दे रही कि अब उसमें मीडियम नहीं है, क्योंकि मीडियम एयर ही नहीं है। तो इससे ही साबित हुआ कि साउंड जो है वो हमेशा उसके प्रोपेगेशन के लिए, उसके ट्रैवल के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हमेशा ज़रूरत होती है मीडियम की। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी है वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट टाइटल ये है कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जो साउंड वेव्स हैं इनकी जो नेचर होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। और आपको याद होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ पैरेलल मूव करते हैं। कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के बिल्कुल पैरेलल टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। और ये भी आपको बताया था इन प्रीवियस चैप्टर के, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं दे आर बेस्ड ऑन कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। तो आइए इसी बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या वाकई साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। दे कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ
रेगुलर कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम में एक अंडरस्टैंड कीजिएगा। अभी ट्यूनिंग फोक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है और साथ में जो वर्टिकल लाइंस शो की जा रही हैं ये बता रही हैं कि एयर की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक कैन बी अंडरस्टूड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक एज शोन बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक। अभी हमने पहले डायग्राम की बात कर रहे हैं। अगर अभी हमने ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस करवाई, डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज़ यूनिफॉर्म। अब अगली बात, दूसरी डायग्राम देखिएगा। व्हेन द राइट prong ऑफ ट्यूनिंग फोक मूव्स फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, ओ से बी की तरफ जाता है, जब हम ट्यूनिंग फोक में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो एयर के पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत करीब हैं इस ट्यूनिंग फोक के राइट prong के करीब, तो वो कंप्रेस कर जाएंगे, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएगी। इट exerts some pressure on the adjacent layers of air molecule and produces compressions, definitely compressions produce हो जाएंगे। अब वो compression परमानेंट compression नहीं होगा, ये अगले वाले लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा। कब होगा? जब यही prong जो है वो बी पोजीशन, एक्सट्रीम बी पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर आ जाएगा, मतलब लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। दिस कंप्रेशन लेयर, एयर लेयर इस टर्न कंप्रेसेस द लेयर, जो अगले वाली लेयर को कंप्रेस करेगी। अ मोमेंट लेटर द prong ब्रिंग्स टू मूव फ्रॉम बी टू ए, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा राइट prong पे, तो इस तरह से रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जहाँ पे ये लाइंस का आपको डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है वो बेसिकली आपको सेकंड और थर्ड डायग्राम में वहाँ पे वो रेयरफेक्शंस हैं, और जहाँ पे लाइंस बहुत करीब करीब हैं वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत, तो जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स ये लाइंस वर्टिकल लाइंस करीब करीब हैं वहाँ पर वो कंप्रेशंस को शो कर रहे हैं, वहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब हैं। तो इस एक्टिविटी से यही आइडिया होता है कि साउंड वेव्स जो हैं ये बेस करती हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस पे। तो और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, और दूसरे अगर आप नोट करें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव और मीडियम के पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। इस बात से ये साबित होता है कि जो साउंड वेव्स हैं उनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो इस टॉपिक में हमने ये सीखा है कि साउंड वेव्स जो हैं वो हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती हैं, नंबर वन। फिर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि साउंड वेव्स की प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, नंबर टू। एंड फिर लास्ट में हमने ये सीखा कि साउंड वेव्स जो हैं इनकी जो नेचर होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, दे कंप्राइजेज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। दिस इज़ नंबर थ्री। तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिएगा।